नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत की हमने श्रृंखला स्टार्ट करी थी। उसमें हमने देखा था जो मौर्य साम्राज्य था, जो कि एक विशालतम साम्राज्य था और केंद्रीकृत भी था। उसके साथ साथ अखंड भारत पे उसने राज्य किया था। तो जब पतन होता है तो देश में एक शून्यता की स्थिति आती है, मतलब एक केंद्रीकृत साम्राज्य खत्म होता है तो शून्यता की स्थिति आती है। उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ वंशों का जन्म हुआ, जिनमें से सबसे प्रमुख थे शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, जो कि एक भारतीय वंश थे। इनका हमने अध्ययन किया। साथ ही इसी शून्यता का फायदा उठा करके कुछ उत्तर पश्चिम से विदेशी शासकों ने भी भारत में आक्रमण किया, जिनमें से इंडो ग्रीक, शक और कुषाण, जिनका अध्ययन हमने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया। तो इसका देखा हमने। उसके बाद एक केंद्रीकृत व्यवस्था आती है भारत में, जो कि गुप्त काल कहलाती है, जिसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना हो जाता है कि इनको जानने का स्रोत क्या है। कोई भी वंशावली अगर हम पढ़ते हैं तो उसको जानने का अगर स्रोत पढ़ लेते हैं तो उसका पूरा एक रूपरेखा हमारे माइंड में तैयार हो जाती है, जिससे उसको समझना भी आसान होता है, याद करना भी आसान होता है। साथ साथ इन स्रोतों से क्वेश्चन अब एग्जाम में भी बनने लग गए हैं। तो एक एक करके हम प्रमुख स्रोतों को समझेंगे, यानी गुप्तकालीन प्रमुख स्रोतों के हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन होता है, जिसमें इनका मिलन, फिर विरह और वापस से फिर मिलन। तो इसका विस्तृत रूप से वर्णन किसमें होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। दूसरा है मेघदूत। तीसरा इसके साथ साथ रघुवंशम है, एक इन्हीं की रचना है रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास की है। एक है विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम साथ साथ एक और है मालकाग्निमित्रम। तो इससे प्रमुख जानकारी मिलती है गुप्त वंश के बारे में। कौन सा हो गया? पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और साथ साथ एक और कौन से? मालकाग्निमित्रम। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं जो कालिदास के, इनको आप याद रखिएगा। अगला है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का। इसके अलावा इनका एक और ग्रंथ है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके बारे में जानकारी मिलती है विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम से। इसके साथ साथ विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण से भी जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से अगर पूछता है कि गुप्त काल की जानकारी किस पुराण से मिलती है, तो वायु पुराण से जानकारी मिलती है गुप्त काल से। अगला है फाह्यान का यात्रा विवरण, जो कि चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य थे, इनके समय भारत आया था। इसका यात्रा विवरण है फो क्योकी नाम से। ठीक है, तो ये याद रखिए इसके यात्रा विवरण का नाम कि फो क्योकी है, जिससे भी गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। अगला हम देखते हैं अभिलेखी स्रोत। तो अभिलेखी स्रोतों में कौन कौन से हैं? इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो कि हरिशेर का है। हरिशेर। हरिशेर कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो इनने इसके समुद्रगुप्त की जो विजय है, तो विजय का वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति भी इसको बोलते हैं, इसमें किया है इन्होंने। साथ साथ भीतरी अभिलेख है। मंदसौर है, जो कि यशोवर्मन का अभिलेख है। यशोवर्मन का, इससे भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। साथ साथ उदयगिरी की, जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, यहाँ से भी गुप्तकालीन जानकारी मिलती है। ये प्रमुख अभिलेखी स्रोत हो गए। सिक्कों में देखें तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त तथा कुमार गुप्त के जो स्वर्ण सिक्के थे, साथ साथ गुप्त वंश के जो प्रमुख सिक्के हैं, सोने, चांदी और तांबे, तीनों सिक्के इन्होंने चलाए। सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाते हैं। ठीक है, चांदी के सिक्कों का नाम था इनके रूप्यक, सोने के दीनार और तांबे के कासक करके इनकी मुद्राओं के नाम थे, जिनसे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमने इनके तीनों स्रोतों को देखा। हमने साहित्यिक स्रोत भी देखे, अभिलेखी स्रोत भी देखे, साथ साथ सिक्के भी देखे, जहाँ से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। अब एक एक करके हम इनके प्रमुख शासकों के बारे में जानते हैं। तो पहला शासक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त संस्थापक था गुप्त वंश का। गुप्त वंश का संस्थापक भी था। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने कोई उपाधि धारण नहीं की, इसे महासेनापति कहा जाता था और इसकी सत्ता बहुत सीमित समय तक थी। इसको गुप्त वंश की नींव रखने वाला शासक कहते हैं, क्योंकि यही संस्थापक था। अगला शासक था घटोत्कच, जो कि 280 से 319 ईस्वी तक शासन किया। ये श्रीगुप्त का पुत्र था। ये पहला शासक था जिसने कोई उपाधि धारण करी। तो महाराज की उपाधि धारण करने वाला अगर प्रथम गुप्त शासक पूछता है तो घटोत्कच था।
ठीक है, इसने राज्य का कुछ विस्तार किया और जो शक्तिशाली बनने की नींव रखी थी उसने श्रीगुप्त ने, इसने उसका विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं तो इसने 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। तो अगर गुप्त साम्राज्य का संस्थापक पूछता है तो श्रीगुप्त था, अगर इसका वास्तविक संस्थापक पूछता है तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था। इसकी प्रमुख युद्ध देखते हैं कौन कौन से युद्ध थे और इसकी राजनीतिक विजय कौन सी थी। तो लिच्छवियों से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें से लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया। बिहार और बंगाल पर जो अधिकार था उसको और मजबूत करता है, साथ साथ गंगा घाटी में भी सत्ता स्थापित करता है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में देखें तो 319 ईस्वी में जब इसका राज्य स्टार्ट होता है तभी इसने गुप्त संवत की शुरुआत करी, जो कि इम्पोर्टेंट है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? 319 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई। साथ ही इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करी। इससे पहले हमने देखा घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण करी, ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। साथ ही इसने संयुक्त सिक्के जारी किए जिसमें से चंद्रगुप्त और कुमार देवी का अंकन था। ठीक है, अगला इसका कारण था इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंशों को राजकीय जो प्रतिष्ठा मिलती है, राजवंशी इनकी प्रतिष्ठा मिलती है तो चंद्रगुप्त प्रथम के कारण ही मिलती है। तो इस शासकों के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी रखेंगे क्योंकि हम इनका प्रशासन, इनका समाज, इनकी अर्थव्यवस्था सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण गुप्त शासक था वह है समुद्रगुप्त। इसने 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का महान विजेता और भारत का नेपोलियन भी इसको कहा जाता था, क्योंकि इसने कोई युद्ध नहीं हारे। ऐसा था कि इसने एक युद्ध भी नहीं, जिस तरह नेपोलियन ने कोई युद्ध नहीं हारे थे इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भी कोई युद्ध नहीं हारे, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता था। इसके प्रमुख युद्ध देखें तो उसने उत्तर भारत की विजय अभियान किया, जिसको आर्यावर्त के राजा थे 9 राजा, तो इनको पराजित करता है, जिसमें से प्रमुख थे अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, कोटिकुलाज व अन्य नाग शासक थे। मतलब कुल 9 राजाओं को इनने पराजित किया आर्यावर्त के, ये याद रखिएगा, और सीधे इनको गुप्त साम्राज्य में मिला लेता है। अगली इसकी उपलब्धि थी कि ये दक्षिण भारत में भी जो विजय करता है तो जो दक्षिणा पथ के 12 राज्य थे इनको भी जीतता है, लेकिन इसके साथ इसकी एक अलग नीति थी कि ये जीत करके उन राज्यों को उनको वापस लौटा देता था और उनमें सामंती व्यवस्था स्थापित करता है। मतलब उन पर नियंत्रण इसका रहता था, वे इसके दरबार में उपस्थित होते थे, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब इनको इनका राज लौटा दिया गया था। ठीक है, और इस विजय को इसने धर्म विजय नीति कहा था। ठीक, अगला था कि सीमावर्ती कुछ राज्य थे विदेशी शक्तियां, उसको भी इनने पराजित किया था। जो मुख्य रूप से इसको नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि ये एक युद्ध भी नहीं हारता है। पहले आर्यावर्त के राज्यों को जीतता है, फिर दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतता है, साथ साथ जितने सीमावर्ती राज्य थे वो जीतता है और कुछ विदेशी शक्तियों को भी अपने वश में करता है। विदेशी शक्तियों में देखा जाए तो नेपाल को जीतता है, असम को जीतता है, श्रीलंका जीतता है, साथ ही शक, कुषाण, मालवा, पश्चिमी क्षत्रपों को भी जीतता है। ठीक है, सभी ने इसको कर देना, मतलब जब इनको जीतता है तो इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, सभी इसको कर देना स्टार्ट करते हैं। इसकी अन्य उपलब्धियों में देखें तो सबसे पहले कला और संस्कृति इसके देखे तो महान संगीतज्ञ था, बीड़ा बजाते हुए इसके सिक्का भी दिखते हैं। कवि और विद्वानों का संरक्षक था। धर्म देखा जाए तो धार्मिक सहिष्णु था, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों को संरक्षण देता था, यानी ये कट्टरता नहीं थी इसके अंदर। साथ साथ अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है और विजय स्तंभ बनवाता है, जो कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में वर्णन है उसका। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला महान शासक था तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते थे। 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक यह शासन करता है। इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से कला का विकास होता है इसके समय, इस कारण से स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, प्रमुख युद्ध और विजय कौन कौन से थे इसके, तो शक क्षत्रपों को जीतता है, जिसके कारण इसका नाम सकारी भी पड़ता है। सकारी पड़ता है क्योंकि शक क्षत्रपों को जीतता है, तो इसकी उपाधि थी एक सकारी, ये याद रखिएगा। पश्चिमी भारत में शक शासकों को हराता है, फिर इधर गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र में को भी गुप्त साम्राज्य में मिलाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है गुजरात, मालवा और सौराष्ट्र को गुप्त वंश में कौन मिलाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। चूंकि ये तटीय राज्य थे इस कारण से समुद्री व्यापार पर भी गुप्तों का नियंत्रण हो जाता है।
इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखें तो प्रशासन और राजनीति के रूप में देखते हैं इसको, तो उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाता। पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र थी गुप्तवंश की, दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाता है, ये आप याद रखिएगा। साम्राज्य का चरम विस्तार करता है। संस्कृति और शिक्षा में देखें तो नवरत्नों का संरक्षण करता है, जिसमें प्रमुख रूप से कालिदास, वराहमिहिर जो कि ज्योतिष से संबंधित थे, धनवंतरि जो कि चिकित्सा से संबंधित थे, अमर सिंह अमरकोश लिखा है, साथ ही छपड़क थे, छपड़क, शंकु। इस प्रकार इसने नवरत्नों का संरक्षण दिया था, जिसके कारण से इसके युग को हम जो स्वर्ण युग कहते हैं, तो मुख्य रीजन यही था। अगला इसके समय विदेशी आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो चीनी आती है, एक फाहियान भारत आता है जिसने फो क्योंकि नामक अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, जिसमें से गुप्त वंशों की जानकारी मिलती है। साथ ही भारतीय समाज और प्रशासन का वर्णन भी इसी में करता है। अगला शासक है कुमारगुप्त, जो कि 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, ये पुष्यमित्रों और अन्य जनजातियों के विद्रोह इसने दबाए, साथ ही सीमाओं की रक्षा करी। इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। इससे संबंधित एक और सबसे ज़्यादा सिक्के अगर जारी किए किसी ने गुप्तवंश में, तो कुमारगुप्त ने किए। साथ ही सबसे ज़्यादा अभिलेख भी मिलते हैं जो गुप्तवंश के, तो कुमारगुप्त ने किए। इससे 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करिए रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, सिक्के सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त ने चलाए, अभिलेख सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त के समय के मिलते हैं, गुप्त काल के। अगला देखें शासक तो स्कंदगुप्त, जो कि 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक शासन करता है। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक होता है। इसके बाद से लगभग गुप्त का पतन स्टार्ट हो जाता है। प्रमुख युद्ध जो इसके थे, हुड़ों से लगातार इसके विद्रोह होते हैं, आखिर में जाकर के ये हुड़ों को हराता है। ठीक है, इसका हुड़ों को पराजित करता है और भारत को विनाश से एक समय तो बचाता है, लेकिन इसके बाद ही गुप्त काल के जो शासक होते हैं वो उनका संरक्षण नहीं कर पाते और गुप्त काल पतन की ओर जाता है। इसकी अन्य उपलब्धियां देखें तो बांध और सिंचाई परियोजनाएं करता है, प्रशासनिक सुधार करता है, साथ ही सैन्य शक्ति को मजबूत करता है। लेकिन युद्ध जो लगातार इसने हुड़ों से लड़े, इस कारण से खजाना खाली हो गया, जो इसके पतन का कारण भी बना। स्कंदगुप्त के बाद के अगर उत्तर गुप्त शासक देखते हैं जो कि पतन काल में थे, तो एक थे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त जो कि अंतिम शासक थे। तो ये क्रम में अगर पूछता है उसके लिए आप याद रखिएगा। तो अगर हम प्रॉपर एक क्रम देखें इनका, तो सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त, श्रीगुप्त जो कि एग्जाम में क्रम पूछता है। दूसरा घटोत्कच, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त के बाद एक कुछ समय के लिए रामगुप्त भी आते हैं, रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर इसके बाद स्कंदगुप्त, फिर लास्ट में पुरुगुप्त हो गए, कुमारगुप्त द्वितीय हो गए, बुद्धगुप्त और सबसे लास्ट में नरसिंहगुप्त। तो एक क्रम आप 1-2 बार देख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए आवश्यक होते हैं। तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। दूसरा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं, इसी काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसकी उपाधि भी थी सकारी, ये याद रखिएगा। कुमारगुप्त है जो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाता है, साथ ही सबसे ज़्यादा सिक्के जारी करता है और सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी के समय के मिलते हैं। स्कंदगुप्त को ने हुड़ों को हराया। ठीक है, गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। फाहियान किसके समय आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में फाहियान आता है और इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है जो कि हरिशेन ने लिखा था। ठीक है, इस प्रकार हमने स्रोत जाने और साथ ही जो प्रमुख शासक थे इनके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। अगले वीडियो में हम इनका प्रशासन, इनकी समाज कैसा था और साथ साथ इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी और क्या कारण थे जो मुख्य रूप से इनके पतन का कारण बने, उनको जानेंगे। धन्यवाद।